बिहार की आती है तो क्या नरेंद्र मोदी की इन चीजों से कहीं ना कहीं जनता का कोई फायदा होगा? या जो जहां तक सवाल बिहार की जनता का है, बिहार की जनता को विकास चाहिए, रोजगार चाहिए, शिक्षा चाहिए, तो क्या इस मायने में जो नीतीश कुमार के जो पिछले कामकाज हैं, सरकार के कामकाज रहे हैं, उससे आप संतुष्ट नहीं हैं? नीतीश कुमार जी के कामकाज से संतुष्ट नहीं होने का प्रश्न नहीं है। नीतीश कुमार जी के कामकाज से हम संतुष्ट भी हैं, लेकिन आज अगर राष्ट्रवाद को राज्यवाद के साथ अगर दोनों को परिचायक नहीं बनाया जाएगा तो विकास की कहीं संभावना नहीं। कहीं ना कहीं टकराव की स्थिति क्यों आ रही है? नीतीश जी विकास पुरुष हैं, लेकिन जहां हमारे प्रधानमंत्री जी की बात आती है, आप देखिए जो भी शासित उनके राज्य हैं, अब गुजरात में देखिए, गुजरात के सबसे तिरस्कृत राज्य रहा, भूकंप आया, इतनी बड़ी बड़ी विडंबनाएं, प्राकृतिक आपदाएं आई, गुजरात कैसे निकला वहां से? आप गुजरात जाएं कभी, आप गुजरात में देखें, आप जिस संस्कृति की संस्कार की बात करते हैं गुजरात में आपको मिलेगा गुजरात में। एयरपोर्ट पर आप जाएंगे, अगर आप, मैं किसी चीज़ का विरोधी नहीं, किसी चीज़ का समर्थक नहीं, व्यक्ति अपनी अपनी पसंद, अपनी अपनी चीज़ें, लेकिन आपको वहाँ पर मिठाई की दुकानें मिल जाएंगी, आपको मांसाहार की दुकानें नहीं मिलेंगी, आपको शराब की दुकानें नहीं मिलेंगी, क्योंकि शराब बैन है वहाँ। लोगों ने कहा कि शराब से हमें आमदनी होती है, हम शराब की दुकानों को छोड़ नहीं सकते। गुजरात तो अपवाद है, गुजरात में तो कोई शराब की दुकान नहीं है। गुजरात को विकास कैसे हो रहा है? गुजरात आज कैसे आगे बढ़ रहा है? वहाँ हाल में NRI मीट में मैं गया था। NRI, मैं सिंगापुर का परमानेंट रेजिडेंट रहा हूँ, और मैं उसी सिलसिले में मैं वहाँ गुजरात गया, और जब वहाँ मीटिंग में गया तो वहाँ पर शाकाहारी भोजन की व्यवस्था, वहाँ पर कोई भी ऐसी चीज़ आपको नहीं मिलेगी जो आपको लगेगा कि हमारा दम घुट रहा है। एक विकास है, आप उसको नकार नहीं सकते। जैसे बिहार का विकास सड़कों में हुआ, नीतीश जी के समय में सड़क बनी, बहुत सारे विकास के कार्यक्रम इन्होंने किए, वो दिखता है। तो गुजरात बहुत ज़्यादा दिखता है। गुजरात इसलिए दिखता है कि वहाँ संस्कृति संस्कार एक साथ आकर जुड़ते हैं वहाँ, इसीलिए यहाँ विकास संतुष्टि। लेकिन जिस राष्ट्र में हम रहते हैं, जिस राष्ट्र में, भारत में हम रहते हैं, ये हमारा हिंदुस्तान है, तो आज हमें पहले कोई आंख दिखाता था बॉर्डर पर, पहली बार म्यांमार में घुस के जवाब दिया गया, पहले कभी जवाब नहीं दिया जाता था। हमारी बाहर की सेनाएं आती थी और हमारे अंदर में घुस के हमारे सैनिकों का सर काट के ले जाती थी, हम कुछ नहीं कर पाते थे। पहली बार जवाब दिया गया। क्या इसके समर्थन नहीं करना चाहिए? लेकिन बिहार की जनता का जब अगर मूड जानना चाहेंगे तो क्या जनता इस आधार पर वोटिंग करे? इच्छा शक्ति है। लेकिन क्या नीतीश कुमार, मेरा सवाल अब भी वही मौजूद है कि क्या नीतीश कुमार के कामकाज से आप संतुष्ट नहीं है? क्या अगर बात बिहार विधानसभा चुनाव की अगर हम करें सीधे तौर पर, तो क्या मुद्दों के आधार पर नीतीश कुमार को जनता का समर्थन नहीं मिलना चाहिए? नीतीश कुमार जी को समर्थन जरूर मिलना चाहिए, मैं वो बात नहीं कहना चाह रहा था, लेकिन नीतीश कुमार के समर्थन जरूर मिलना चाहिए। अगर नीतीश कुमार अकेली बात करते नीतीश कुमार जी को समर्थन जरूर मिलना चाहिए। जब तक भाजपा के साथ उनका गठबंधन रहा जी, विकास हुआ वहाँ, लेकिन भाजपा की भी अपनी मजबूरी, पता नहीं कौन व्यक्ति किधर चला जाता है, कब किधर चला जाता है, यहाँ पता नहीं चलता। वोटर कंफ्यूज्ड हैं, कहाँ वोट दें। आज व्यक्ति कोई मेरे साथ आता है, बात करने आता है कि आप हमें वोट दीजिए, हम कहते हैं मैं किसको वोट दूं? तो आप हमें वोट दीजिए, इस पार्टी को दीजिए। ठीक है, इस पार्टी की विचारधारा से मैं सहमत हूं, यहाँ विकास होगा, लेकिन फिर अचानक सुबह उठता हूं, पता चलता है वो व्यक्ति है ही नहीं, न वो विचारधारा है न वो पार्टी है, वो पार्टी तो कहीं और चली गई, हम कहाँ वोट दें? बिहार का मूड यहाँ है, बिहार का मूड एक आक्रामक मुद्रा में आएगा बिहार। अब आप बिहार को ज्यादा नहीं छल सकते। आप जो वादा करते हैं उसे पूरा कीजिए, नहीं तो राइट टू रिकॉल की परिभाषा होनी चाहिए। आप रिकॉल कीजिए लोगों को। क्यों? जिस बुनियाद पर आप लड़ाई लड़ रहे हैं, जिस बुनियाद पर आपने हमारा विश्वास जीता है, हमारे भावनाओं के साथ आप जुड़े, और जब आप जीत गए, बाहर चले गए, तो आपकी भावनाओं का तारतम्य टूट गया, और आप किसी और आप वैसी भावना के साथ जुड़ गए जिस भावना का विरोध करने के साथ आप हमसे जुड़े थे। यह तो छलावा है, इससे बिहार की जनता को सोचना पड़ेगा। एक आखिरी सवाल आपसे इससे जुड़ा हुआ है कि इस परिस्थिति में जिस तरह से अगड़ों पिछड़ों की लड़ाई बनकर ये चुनाव रह गई है, जिस तरह से दलितों, फॉरवर्ड और आरक्षण की बात को लेकर के मुद्दे लगातार नेताओं की तरफ से किए जा रहे हैं, ऊंची बयानबाजियां हो रही है,
तो इस स्थिति में आखिर जनता किसका चयन करे? जनता को जातिगत आधार पर मेरा व्यक्तिगत विचार है कि नहीं करना चाहिए, क्योंकि जाति से कहीं ना कहीं बंटवारा होता है, जाति बंटवारा होता है। और जब एक समाज में हम रहते हैं, एक गांव में कई जाति के लोग रहते हैं, जब आप आरक्षण की बात, मैं आरक्षण का विरोधी नहीं हूं, लेकिन आर्थिक आधार पर आरक्षण की बात होनी चाहिए। इस बात का क्यों विरोध हो रहा है कि आर्थिक आधार पर आरक्षण हो? आर्थिक आधार पर आरक्षण होगा तो पूरे गांव का विकास होगा। एक गांव, बिहार एक गांव मानिए, बिहार के अंदर आपको कई गांव हैं, हजारों गांव हैं, एक गांव में हर जाति के लोग रहते हैं, हर जाति के, जो चारों वर्ण हैं, चारों वर्ण रहते हैं हमारे। एक वर्ण को अगर आप आरक्षण देंगे और दूसरा वर्ण उसी के साथ घूम रहा है, उसको आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा, दूरी तो रह जाएगी। कब कब किस किस को आरक्षण देते रहेंगे आप? कितने सालों तक ये परिभाषा, ये रोटेशन घूमता रहेगा, ये सैकड़ों साल घूमता रहेगा, फिर भी चारों वर्णों का विकास नहीं हो पाएगा। न मुस्लिम का विकास हो पाएगा, न हिंदू का विकास हो पाएगा, न ईसाई का विकास हो पाएगा। आप आर्थिक आधार पर आरक्षण ही एक ऐसा रास्ता है, लेकिन हिम्मत किसी के पास नहीं है, कोई नहीं बोल सकता। अगर कोई बोलता है तो उसे झुठला दिया जाता है। आर्थिक आधार पर आरक्षण की बात किसी ने चर्चा की, अपराध हो गया, जघन्य अपराध हो गया। भाई उसके अंदर जाइए। आर्थिक आधार वैज्ञानिक आधार है, यह वैज्ञानिक, यह समाज विज्ञान की बात है। जिस समाज में आप रहते हैं उसका एक अलग विज्ञान है। उस विज्ञान, वह विज्ञान आपको कहता है जब समाज में चार व्यक्ति रहते हैं, चार व्यक्ति समाज में रहते हैं, और चार संप्रदाय के लोग भी रहते हैं, चार व्यक्ति भी एक धर्म के रहते हैं। एक व्यक्ति को, आप किसी व्यक्ति को बुलाएंगे, तुम तो कमजोर आदमी हो, क्यों? क्योंकि तुम तो इस जाति से बिलोंग करते हो। वह व्यक्ति हो सकता है कि बहुत सारे तथाकथित जो हमारे जो अगली जाति के लोग हैं उनसे ज्यादा संपन्न है वो,